नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। इस बार हम जानेंगे क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश एक माध्यम में रहती है, मतलब किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस बार हम देखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं। देखो, अपवर्तन क्या होता है। वह घटना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। एक माध्यम जैसे हवा हवा और दूसरा माध्यम जैसे पानी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इस घटना के कारण ही जो पानी में रखी हुई छड़ होती है वो हमें क्या दिखाई देती है, तिरछी। मान लो ये क्या है, हमारा एक गिलास है, इसमें हम जब पानी भर देते हैं और कोई छड़ रख देते हैं तो हमें कैसी दिखाई देने लगती है, वो हमें तिरछी दिखाई देने लगती है, कुछ इस प्रकार से। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप गिलास पानी से भरे गिलास में आप पेन डालेंगे ना तो आपको पेन तिरछा नजर आता है। क्यों नजर आता है, किसके कारण आता है, अपवर्तन के कारण। फिर अपवर्तन में हम लोग ये जानते हैं कैसे होता है अपवर्तन। मान लो ये क्या है, ये माध्यम हमारा क्या है, माध्यम। माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं, माध्यम जैसे हम लोग के चलने के लिए क्या होता है, सड़क होता है, कार होती है, एरोप्लेन होता है, फिर पानी वाली जहाज होती है। तो हम जिस तरह से हम लोग के लिए चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो प्रकाश होता है उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अलग अलग क्या, जब जिस स्पीड से हम क्या रोड पे चलते हैं, क्या उसी स्पीड से हम पानी वाली जहाज में चल सकते हैं? क्या जिस स्पीड से हम हवाई जहाज में चलते हैं क्या उसी स्पीड से रोड में चल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब अलग अलग माध्यमों में जो हमारी चाल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है उसका अलग अलग माध्यमों में जो चाल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अरे इतना सब लिख दिए। देखो, माध्यम ये क्या है, दूसरा, और ये क्या है, माध्यम हमारा पहला। अब प्रकाश क्या होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये हमारा विलंब होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना तो इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, या तो अविलंब के पास आएगी या तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। या तो अविलंब की ओर जाएगी या तो अविलंब से दूर हटेगी। अब हम देखते हैं कि अविलंब की ओर कब जाएगी और अविलंब से दूर कब हटेगी। चलो देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। ये अभी 2026 में ही आया है, जस्ट 2026 में पूछा गया। और देखो, सिर्फ डेफिनेशन से ही क्या है, क्वेश्चन उठा लिया है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। इस घटना का कारण होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो विरल माध्यम, देखो विरल माध्यम क्या होता है, जिस तरह से देखो विरल माध्यम क्या होता है ना, देखो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, अधिक हो। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, तेज हो, अधिक हो, वो माध्यम हमारा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। अब देखो, प्रकाश इस कारण इसमें प्रवेश करने पर अविलंब से क्या होती है, दूर मुड़ती है। मान लो अगर ये माध्यम जो हमारा वो क्या है, विरल माध्यम है, तो अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है तो ये हमारा अविलंब, यहाँ से प्रकाश उसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये देखो अविलंब से क्या होगी, दूर मुड़ेगी। यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अविलंब से कहाँ जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं अपवर्तन के डेफिनेशन से कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो मार्ग से जो विचलित हो जा रही है ना, अगर वो विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से कहाँ जाएगी, दूर हटेगी। अविलंब से कहाँ जाएगी, दूर हटेगी। फिर उसके बाद देखो इसके कुछ उदाहरण, जैसे हवा होता है, निर्वात होता है। देखो हवा और निर्वात ऐसे जो चीजें हैं, ये माध्यम हैं, ये हमारे कैसे माध्यम होते हैं, हमारे विरल माध्यम होते हैं। इनका जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। अपवर्तनांक के बारे में अभी हम काफी चर्चा करेंगे आगे चल करके। फिर आगे देखते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। चलो देखो, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो जाती है। एक मिनट, इसमें क्या है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठीक। यहाँ क्या है, प्रकाश की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कैसा माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। जैसे देखो उदाहरण है हमारा कांच और पानी, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक। अपवर्तनांक के बारे में आगे जानेंगे हम।
देखो इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ सघन माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, तो वह अभिलंब से क्या होगी, देखो जाना सीधे चाहिए था लेकिन वो सीधे ना जाकर के कहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, कहाँ अभिलंब की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो जब भी सघन माध्यम में क्या प्रकाश किरण क्या होगी, प्रवेश करेगी, तो वह अभिलंब की ओर थोड़ी सी क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक, अब देखो सघन का मतलब क्या होता है, सघन देखो, अब सघन जो घना माध्यम होगा, जो घना जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वो हमारा क्या होगा, घना माध्यम। अब जैसे मान लो अगर वायु है, ठीक है, और पानी है, तो इसमें किसकी डेंसिटी अधिक होगी, किसके कणों की डेंसिटी अधिक होगी, पानी के कि वायु के, भाई ऑब्वियसली पानी के। तो पानी हमारा कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा भाई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। मान लो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ हवा है, अभी कह दो कि रोड पे दौड़ना है तो हवा में बहुत तेजी से दौड़ दो, लेकिन अगर कह दो पानी दौड़ो तो पानी दौड़ पाओगे, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो पानी कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन, और हवा कैसा माध्यम हो जाएगा, वेग। गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो सरल अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो प्रकाश की चाल सघन माध्यम में क्या होती है, कम होती है भाई, सघन माध्यम डेंसिटी ज्यादा है तो प्रकाश की चाल क्या कम। और फिर उसके बाद देखो विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सघन माध्यम का क्या होता है, अधिक होता है, और विरल माध्यम का क्या होता है, कम होता है। फिर उसके बाद प्रकाश का किरण ये यहाँ सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ेगी और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगी। आगे देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं, इसको भी हम जानेंगे थोड़ा सा आगे चल के। फिर उसके बाद सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभी हम लोगों ने देखा। विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है, ये भी हमने। अब देखो इसके उदाहरण क्या है, अपवर्तन के उदाहरण ये भी हम लोग जान चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं इस पे। देखो तालाब का तल वास्तविक से कम गहरा दिखाई देता है। जो तालाब का तल है ना, कभी देखो जाके तालाब के किनारे तो देखो उसमें एक मेढक एक मछली होगी। अरे मेढक मछली मत देखना, क्या देखना है आपको, देखो जब तालाब का पानी साफ होगा ना तो देखोगे कि उसकी जो गहराई है ना बहुत कम दिखेगी आपको, लेकिन गहराई का पता कब चलेगा, जब आप उसमें क्या करोगे, कूदोगे। कूद मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे, फिर बोल देंगे सच ही बताए थे, जाके उसे कूद जाएंगे। तो देखो किसके कारण वास्तविक से कम दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है, किसके कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पानी में डाली गई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अब देखो अपवर्तन से संबंधित कुछ क्या है, परिभाषाएं हैं, उसको जान लेते हैं। क्या क्या परिभाषाएं हैं, देखो जानते हैं। सबसे पहले जो किरण कहाँ इन माध्यम के तल पे सरफेस पे टकराती है वो हमारी क्या कहलाती है, आपतित किरण। और जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो हमारी किरण क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। अब उसके बाद यहां बीच में एक लंब खींचा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, ये होगा सघन माध्यम। अब देखो सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है ना, तो प्रकाश किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये देखो अभिलंब की ओर थोड़ी सी क्या हो गई है, मुड़ गई है। जाना तो भाई सीधे चाहिए था ऐसे प्रकाश को, लेकिन ये अभिलंब की तरफ क्या गई है, मुड़ गई है। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ भाई अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनेगा, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ एक कोण बनेगा जिसे हम आर से डिनोट करेंगे और इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, अब आपतन बिंदु क्या होता है, देखो जहां पे तीनों मिल रहे हैं या जो सरफेस को अलग कह रहा है उसे हम क्या कह देंगे, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। तो हमने क्या जाना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। अब एक विरल माध्यम और सघन माध्यम, इतना सब हम लोगों ने जान लिया। देखो ये सतह जो है वो हमारी पारदर्शी, तभी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वरना इसे वहीं लटक जाएगी, घूमती रहेगी घूमती रहेगी। हाँ चल आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं से जुड़ी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ इससे कुछ जुड़ी परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं हम। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या होता है, वह प्रकाश किरण जो सतह पर गिरती है क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
वह बिंदु जहाँ पे आपतित किरण दो माध्यमों की सतह को स्पर्श करती है वो हमारा क्या कहलाता है, आपतन। फिर उसके बाद अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, वह किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद मुड़ जाती है वो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। फिर आपतन कोण क्या होता है हमारा, देखो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है, आपतन कोण। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, क्योंकि ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, फिर उसके बाद अपवर्तन कोण, देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। इसे हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अभिलंब क्या होता है, यानी नॉर्मल। दो माध्यमों की सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई काल्पनिक लंब जो रेखा होती है वही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब। देख लेते हैं, देखो ये होता है हमारा अभिलंब, ये होता है आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण, ये होता है अपवर्तन कोण, ये होता है आपतन कोण। इतना सब हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े थे उसी प्रकार से हम अपवर्तन के भी दो नियम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अपवर्तन के दो नियम। इसी में से एक नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो पहला नियम एकदम आसान सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये तो इसको तो आप आसानी से ऐसे फोड़ दोगे ना। ठीक, चलो खेल तो है इस वाले नियम में। इसी वाली नियम से आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, स्थिरांक होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होता है, आपतन कोण की जा, परावर्तन की कोण की जा। देखो यानी आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा जो होती है, परावर्तन नहीं अपवर्तन कोण की जा जो होगी, उनका अनुपात सदैव एक स्थिरांक के बराबर होगा, यानी साइन आई बटे साइन आर। ये सदैव किसके बराबर होगा, एक नियतांक c के, और c ही हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होता है हमारा क्या, कांस्टेंट। c का मतलब होता है कांस्टेंट, इसी को हम बोल देते हैं स्पीड ऑफ लाइट। फिर या तो इसी को हम अपवर्तनांक भी बोल देते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो दूसरा नियम यानी स्नेल का नियम हमारा क्या है, किसी निश्चित दो माध्यमों के लिए साइन आई बटे साइन आर का मान क्या होता है, स्थिरांक होता है, यह एक कांस्टेंट के बराबर होता है। चलो अब अपवर्तनांक देख लेते हैं। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के क्या होता है, अनुपात के, उन दोनों के अनुपात की क्या होता है, बराबर। जैसे इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या होता है, अरे सॉरी, n बराबर क्या होता है, देखो c यानी स्पीड ऑफ लाइट, और उसके बाद v यानी किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल। अब माध्यम क्या हो सकता है, वायु भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और कांच का टुकड़ा भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा क्या, यही हमारा होता है क्या, अपवर्तनांक। जैसे देखो n को हम किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक से। c क्या है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल। c जो है वो निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो उसके बाद v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। v हमारा क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना कर दें किसमें, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से, तो हमें क्या मिल जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। किसी माध्यम में प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जहां n क्या है, माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और c क्या है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है उसको कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, आसान है। छोड़ दोगे आप लोग, एक बार ट्राई करो तो, ट्राई करो। यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। अब एक चीज देखो, ये आपको ना भी दिया हो ना तब भी आपको पता है ना कि कांस्टेंट यानी c का मान, यानी निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 मीटर पर सेकेंड होता है। भाई ये ना भी दिया रहे ना, सिर्फ क्या माध्यम में प्रकाश की चाल दे देना, तब भी आप लोग क्या निकाल दो। फॉर्मूला क्या है हमारा, n बराबर c/v। c का मान कितना दिया गया हमें, c का मान हमें पता है पहले से ही, और v का मान हमें कितना दिया गया है, यानी 2 × 10⁻⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ये इससे कट जाएगा, इससे इसके हम भाग देंगे, 2 × 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी ये आ जाएगा इसका अपवर्तनांक, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 1.5। अब देखो अपवर्तनांक 1 से अगर ज्यादा है तो
देखो अगर अपूर्णांक 1 से ज्यादा है, अगर n का मान जो है, एक मिनट यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देखो, अगर n का मान 1 से ज्यादा है तो स्पीड उस माध्यम में क्या होगी, 1 से अगर ज्यादा है अपूर्णांक, किसी माध्यम का अपूर्णांक 1 से ज्यादा है तो उस स्पीड उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो क्या होगी, कम होगी। अपूर्णांक ज्यादा तो अपूर्णांक ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या, कम। अगर अपूर्णांक कम, 1 से कम, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या, ज्यादा, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, यदि किसी माध्यम का अपूर्णांक 1.5 है और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। वीडियो पॉज करके तुरंत लगा के आंसर कमेंट में मारो, तो फेंक के मारो कमेंट तुरंत, एकदम आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत उड़ा दो, करो। चलो देखो, यदि किसी माध्यम में अपूर्णांक कितना है, यानी n का मान कितना दिया गया है, हमें 1.5 दिया गया है। फिर उसके बाद c का मान हमें पता ही है कि कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक चीज और है, अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, नोट कर लेना, अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता। फॉर्मूला लगाओ सीधा सा, n बराबर क्या होता है हमारा, c/v। देखो तो n का मान हमें कितना दिया है, 1.5 दिया गया, बराबर c का मान हम जानते ही हैं कितना होता है। फिर उसके बाद v का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे में क्या हो जाएगा, 1.5। इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 1.5, 2 × 10⁻, कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन, हीरे का अपूर्णांक कितना है, 2.42 है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क रहेगा, आप लोग लगा के इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। चलो देखो, सापेक्ष अपूर्णांक, अब तक हम क्या कर रहे थे कि किसी भी मीडियम की चाल को किससे, निर्वात की चाल से क्या कर देते थे, तुलना करके हम क्या निकाल लेते, निरपेक्ष अपूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, दो भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होगी v1 और दूसरे मीडियम में v2 होगी, उनकी तुलना करके हम पता कर लेंगे कि ये इससे कितना तेज है, ये इससे कितना धीमा है, और इसी चीज को हम क्या कह देंगे, सापेक्ष अपूर्णांक। जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना, देखो एक व्यक्ति की तुलना, व्यक्ति हम ये मत देखो, जब हम क्या करेंगे, किसी एक मीडियम में प्रकाश की चाल को किससे, निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा निरपेक्ष। लेकिन दो मीडियम में प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपूर्णांक कहलाएगा। अब जैसे ये है हमारा n थोड़ा बड़ा रहेगा, n से 2, यानी n/1 क्या है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक, यानी यहाँ माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष क्या, अपूर्णांक। v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की क्या गति, और v2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की गति। हमें जब किसी एक के सापेक्ष दूसरे का निकालना होगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अपूर्णांक और प्रकाश की चाल का संबंध जो होता है वह क्रमानुपाती होता है, मतलब कि अपूर्णांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल क्या होती है, कम। जैसे ये क्या है, n है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा किसके, 1/c के। यानी अपूर्णांक का मान बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, घटेगी। अपूर्णांक का मान क्या होगा, घटेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ेगी। भाई जितना ज्यादा किसी माध्यम का अपूर्णांक, उसमें उतना ही देखो, जितना कम किसी प्रकाश का जितना ज्यादा किसी मीडियम का अपूर्णांक, उतना कम उसमें प्रकाश की चाल, और जितना कम अपूर्णांक उतना ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अपूर्णांक की सारणी क्या होता है, निर्वात का अपूर्णांक कितना होता है, 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट कि निर्वात का अपूर्णांक बताओ, कितना होता है, 1 होता है। और प्रकाश की चाल इसमें क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद वायु का अपूर्णांक 1.000 क्या होता है, 3। इसमें प्रकाश की स्पीड क्या होती है, अधिक होती है बहुत। फिर उसके बाद पानी का होता है, देखो जैसे जैसे अपूर्णांक बढ़ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। कांच का 1.5, हीरे का, देखो हीरे का अपूर्णांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होता है, सबसे कम होता है।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? न्यूनतम होगी। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तुरंत बताओ तो आंसर इसका। देखो, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसका उसमें प्रकाश की चाल क्या? सबसे कम। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, कम। तो बताओ किसमें सबसे कम होगी प्रकाश की चाल? किसमें होगा? देखो, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? देखो इसमें से हीरे का है ना, तो सबसे कम किसमें होगा? हीरे में। लो, छोटा सा आसान हलवा क्वेश्चन, अगर आप लोग जानते तो उड़ा दोगे फट से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इन रिफ्लेक्शन। अपवर्तन में जो प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है वो क्या होती है? मान लो अगर प्रकाश क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा? थोड़ा सा बैंड हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा बैंड हो जाए। जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा? बैंड हो जाए। अगर इसी को हम क्या करें, अच्छा देखो ये कहाँ जा रहा है? विरल से सघन। अगर यही हम सघन को ऊपर कर दे, विरल को नीचे, और प्रकाश की स्पीड प्रकाश को इधर से गुजारे, तो ये क्या होगा? देखो, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अविलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ऐसी घटना, मतलब जिस रास्ते से आ रही है, क्या इसको उल्टा कर दिया जाए तो उसी रास्ते पे चली जाएगी? हाँ, मतलब जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते पे लौट जाना ही क्या कहता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर क्या करता है? निर्भर करता है। अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो, बैंगनी के लिए, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और उसके बाद लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। आपको 7 कलर दे दिए जाएंगे, या तो 7 कलर में से पूछ लेगा, 4 कलर दे दिए जाएंगे, किसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसके लिए हमें क्या ये याद रखना पड़ेगा, या तो हम सीधा सा याद कर सकते हैं जो हमने आज तक रटा हुआ है, विभव। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है? जो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे क्या होता है? अधिक होता है। यानी बैंगनी का अपवर्तनांक क्या होता है? वायलेट का सबसे अधिक होगा। तो भाई इससे बढ़ते क्रम में है, लिख लेंगे सबसे पहले लाल, नारंगी, पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर बैंगनी। ये क्रम हमें क्या करना है? याद रखना है। मतलब बैंगनी का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बैंगनी कलर का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। फिर इसका कारण क्या है कि बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम से कम होती है, और लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक होती है। इसलिए माध्यम में प्रवेश करते समय बैंगनी प्रकाश ज्यादा मुड़ता है। देखो, इस वजह से जब माध्यम में प्रवेश होता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो बैंगनी कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है और लाल कलर कम से कम बैंड होता है, यानी कम से कम मुड़ता है। ये सब ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के दैनिक जीवन में एग्जाम्पल थोड़ा सा। चलिए देखते हैं दैनिक जीवन में उदाहरण। जैसे देखो, प्रकाश का अपवर्तन दैनिक जीवन के उदाहरण, पानी के ग्लास में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखना। क्या होता है? देखो, पानी का जो गिलास में जब सिक्का डालोगे तो देखोगे कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन। यह भी आभासी गहराई का ही एक क्या है? हिस्सा है। चलो, सिक्के से निकलने वाला जो प्रकाश जब पानी सघन यानी सघन से हवा विरल में आता है तो आंखों तक पहुंचते पहुंचते मुड़ जाता है। ये क्या, इसमें एक क्या है? इसमें हम गिलास रख देंगे तो इसमें पानी भरा होता है, तो ये क्या होता है? इससे जो प्रकाश आके टकराता है, ये टकराने के पश्चात सबसे पहले देखो ये क्या है? हमारा सघन माध्यम होगा, और वायु हमारा कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। तो विरल माध्यम सघन से विरल में जा रहा है, तो यहाँ से आने से पहले हमें क्या, आंखों तक पहुंचने से पहले ये क्या होता है? मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है, इस वजह से ये सिक्का हमें कहाँ? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी के गिलास में रखा सिक्का ऊपर उठना, यानी कॉइन अपीयरिंग राइज्ड, ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद तारों का टिमटिमाना। अब तारों का टिमटिमाना, देखो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके कारण टिमटिमाते हैं? अरे वो नहीं दादाजी की दादाजी वहां पे ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्यों टिमटिमाते हैं? देखो, अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। अब ये कैसे टिमटिमाते हैं ये देखो। चलो, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो,
वायुमंडल अपवर्तन का उदाहरण है। देखो ये भी एक क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण, तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है हमारी, यहाँ पे आप बढ़िया से बैठे हुए लेट के एकदम एंजॉय कर रहे हो और देख रहे हो कि तारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तारा है, तो तारा है, अच्छा ठीक से तारा बना नहीं क्या, चलो यहाँ क्या है, एक स्टार है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो तो अलग अलग परतों से गुजरना पड़ता है। देखो ध्यान से, जब यहाँ क्या होगा, हमारा वायुमंडल होगा, अलग अलग परत होंगे, सौरमंडल होगा, आयनमंडल होगा, बहिर्मंडल होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होगी, घनत्व कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो और देखो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होगा, देखो गर्म भी जैसे गर्म गर्म होगा भाई, हवा जैसे गर्म होगी ऊपर उठती जाएगी और पतली होती जाएगी। तो अब देखो क्या होगा कि प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसे हवा की अलग अलग परतों से क्या गुजरना पड़ता है, एक परत गुजरना पड़ता है। तो हवा का तापमान और घनत्व लगातार क्या रहता है, बदलता रहता है, जिससे प्रकाश की किरणें लगातार अपनी दिशा बदलती रहती हैं, अपवर्तित होती रहती है। इसलिए तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई पड़ता है, और इसी को हम कह देते हैं तारों का टिमटिमाना। नहीं तो कह दो दादाजी वहां क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे ना, दादाजी डांस नहीं करते, ठीक है। क्या होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। पूछ लेगा तारे के टिमटिमाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अपवर्तन के कारण। चलो आगे देखते हैं, अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त, ये क्या होता है हमारा। देखो अपवर्तन के कारण सूर्य हमें उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक क्या होता है, दिखाई देता है। जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तब भी वायुमंडल की परतों से प्रकाश अपवर्तित होकर बैंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। इसके कारण दिन की लंबाई लगभग 4 मिनट क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे देखो ये हमारा क्या है, अर्थ होगा, अब इसके ऊपर लेयर बाय लेयर क्या है, वायुमंडल है। देखो ध्यान से, ये क्या है, लेयर बाय लेयर वायुमंडल की परतें हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा सूर्य होगा, सूर्य, रुक जाओ, सूर्य को थोड़ा क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, सूर्य को नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सूर्य अभी क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। देखो यहाँ पे है, अभी क्या हो रहा है, सूर्य निकलने वाला है, लेकिन आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हुए हो, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, खड़े हुए हो, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, तो अभी सूर्य निकला नहीं है, ये क्या है, क्षितिज से नीचे। तो लेकिन ये इसका प्रकाश जो होगा ये वायुमंडल से होते हुए, ध्यान से देखो, वायुमंडल से होते हुए ऐसे यहाँ से जाएगा प्रकाश, ये वायुमंडल से रिफ्लेक्शन के पश्चात जाना तो सीधे यहाँ बैंड हो जाएगा। देखो यहाँ से जाना इधर बैंड हो जाएगा, फिर जाना ऐसे होगा, फिर यहाँ बैंड हो जाएगा, फिर इसको ऐसे जाना होगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, और हमारी आंखों को सूर्य कहाँ दिखेगा, यहाँ कहीं पे दिखेगा। इस वजह से क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्रिम क्या कहते हैं, सूर्योदय। अब यही अगर जब शाम के समय सूर्य ढलता है तो ये क्या होता है, सूर्य तो नीचे चला जाता है, फिर भी इसकी प्रकाश किरण हमें कहाँ, यहाँ पे दिखाई देती है। इस वजह से सूर्य हमें कहाँ दिखाई देता है, ऊपर। और इसी वजह से दिन के जो 4 मिनट हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त। तो यही क्वेश्चन अभी 2026 के यूपी बोर्ड में पूछा गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, अग्रिम सूर्यवास, अरे सूर्योदय होगा यहाँ, छोटा सा मिस्टेक हुआ है, तथा विलंबित सूर्यास्त के संदर्भ में समझाया गया। यह भी ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अपवर्तन से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये होगा हमारा, क्या होगा, अग्रिम सूर्योदय। फिर उसके बाद आगे क्विक रिवीजन, घटना यानी कि फिनोमेना, मुख्य कारण। अब देखो, पेंसिल का मुड़ना, सिक्के का ऊपर उठना, पानी से हवा में प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का क्या, मुड़ना। फिर उसके बाद चश्मे का लेंस, कांच के माध्यम द्वारा प्रकाश के फोकस करना, कांच के माध्यम द्वारा प्रकाश को फोकस करना, ये क्या होता है, चश्मे का लेंस। ये सब था, ये सब चीजें रही, ये रहता हमारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आप लोग को काफी मजा आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक कर देना और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में और लेंस की सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम इस चैप्टर का या अपवर्तन के कुछ क्वेश्चन PYQ यानी पुराने क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।